हाँ, आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है हाँ, वो बाहर से देखने में शायद बोरिंग लग सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के ट्रेनिंग रूम का कोई उबाऊ हिस्सा लगे। हाँ। लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान या। यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प मास्टर क्लास है। सही कहा। आज हम जीआईओ रियलिटी के मीटिंग्स पाइपलाइन ट्रेनिंग मैनुअल के पन्नों के भीतर छिपे रहस्यों को डिकोड कर रहे हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक साधारण सी बातचीत को एक सफल मीटिंग में और फिर उस मीटिंग को एक लाभदायक परिणाम में बदला जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ रियल एस्टेट सलाहकारों के लिए नहीं है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये किसी भी तरह के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की एक बेहतरीन गाइड है। ये मैनुअल हमें सिखाता है कि कैसे हम बिना एक टिपिकल सेल्समैन लगे अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। और इस चर्चा में हम न सिर्फ ये देखेंगे कि इस प्रक्रिया में क्या करना है, बल्कि इस बात की गहराई में भी जाएंगे कि क्यों करना है। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि स्पष्टता से अथॉरिटी बनती है, लेकिन इस मैनुअल में इसे जिस तरीके से समझाया गया है वो बहुत ही विश्लेषणात्मक है। मतलब ये एक तरह से इंसानी व्यवहार को समझने का फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल। ये बताता है कि कैसे दूसरों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये चर्चा उन सभी के लिए है जो संवाद की कला को समझना चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस मैनुअल का जो सबसे पहला नियम है वो हमारी आम सोच को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि कॉल्स पर इनकम नहीं बनती बल्कि स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन में बनती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब जब कोई पहली बार किसी संभावित क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा होता है तो लक्ष्य उन्हें कुछ बेचना या पूरी बात समझाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बातचीत का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग तय करना होना चाहिए। ये नियम सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में लोग अक्सर फोन पर ही सब कुछ बता देने की जल्दी में रहते हैं। ऐसा लगता है कि अगर फोन पर जानकारी नहीं दी तो सामने वाला फोन काट देगा। और यही वो सबसे बड़ी चूक है जो अक्सर होती है। हाँ। क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति फोन उठाता है और थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाता है तो हम उत्साह में आकर पहले ही कॉल पर पूरी कहानी सुनाने लगते हैं, फीचर्स बताने लगते हैं। बिल्कुल, फीचर्स बताने लगते हैं, फायदे गिनाने लगते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति जानकारी के भारी बोझ तले दब जाता है और अंततः पीछे हट जाता है। सही बात है। इस मैनुअल का नजरिया बहुत ही संतुलित है। इसमें एक शानदार सिद्धांत है कि हम धक्का नहीं देते, हम मार्गदर्शन करते हैं। हम मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, जब किसी को धक्का दिया जाता है या जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश की जाती है तो वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। लेकिन जब उद्देश्य सिर्फ मीटिंग तय करना होता है तो व्यवहार एक सलाहकार की तरह हो जाता है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। और मैं ये सोच रही थी कि इस सलाहकार वाली मानसिकता को अपनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज बताई गई है वो है तैयारी। हाँ। मैनुअल बताता है कि संपर्क करने से पहले लिंक्डइन, सोशल मीडिया और व्यक्ति के बिजनेस बैकग्राउंड पर रिसर्च करना कितना महत्वपूर्ण है। तैयारी से ही वो आत्मविश्वास आता है जो किसी को भी भीड़ से अलग बनाता है। मतलब मान लीजिए किसी से फोन पर बात हो रही है और उसे पता चलता है कि कॉल करने वाले ने उसके हालिया प्रोजेक्ट या उसकी कंपनी के बारे में पढ़ा है, तो एक कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ एक सम्मानजनक दूरी कम होती है बल्कि बातचीत में एक ठहराव आता है। रिसर्च करके बात करने से आवाज में जो आत्मविश्वास झलकता है वो सामने वाले को अवचेतन रूप से ये संदेश देता है कि वो किसी नौसिखिए से नहीं बल्कि एक पेशेवर से बात कर रहा है। ये सच है कि बिना होमवर्क किए मैदान में उतरना कभी समझदारी नहीं होती। अब अगर हम बातचीत शुरू करने की बात करें तो ये मैनुअल बताता है कि संपर्क 3 प्रकार के होते हैं। वार्म कॉन्टैक्ट्स यानी परिचित लोग, रेफरल कॉन्टैक्ट्स यानी किसी के द्वारा सुझाए गए लोग, और कोल्ड प्रॉस्पेक्ट्स यानी बिल्कुल अजनबी लोग। हाँ। मुझे इस मैनुअल में अजनबियों से बात करने का जो फ्रेमवर्क दिया गया है वो बहुत ही सटीक लगा। ये 4 कदम का फ्रेमवर्क है। पहले तारीफ, फिर संदर्भ, उसके बाद जिज्ञासा और अंत में मीटिंग। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। अजनबियों से बात करना हमेशा सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि कोई रिश्ता नहीं होता पहले से। सही कहा, कोई पूर्व निर्मित संबंध नहीं होता। कोई भी इंसान किसी अनजान व्यक्ति को अपना समय क्यों देना चाहेगा। अधिकांश कोल्ड कॉल्स असफल इसलिए होती हैं क्योंकि वो सीधे मुद्दे
या अपनी पिच पर आ जाती हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क में जब किसी की एक सच्ची तारीफ से शुरुआत की जाती है और उनके काम का एक प्रासंगिक संदर्भ दिया जाता है तो उनका ध्यान तुरंत खिंच जाता है। फिर एक जिज्ञासा पैदा की जाती है और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए 20 मिनट की मीटिंग का प्रस्ताव रखा जाता है। मैनुअल में इसका एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया है। जैसे अजनबियों से बात करते हुए ये कहा जाता है कि क्या हम इस हफ्ते 20 मिनट का समय निकाल सकते हैं ताकि मैं आपको 3 स्टेप प्रॉपर्टी प्लानिंग मॉडल बता सकूं। हाँ। अब यहाँ मुझे एक चीज खटकती है, क्या ये 3 स्टेप कहना सिर्फ एक गिमिक नहीं है? क्या लोग सच में इस तरह के वाक्यों से आकर्षित होते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इंटरनेट का क्लिकबेट टाइटल पढ़ रहा हूं। ये कोई गिमिक नहीं है बल्कि कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ को कम करने का एक तरीका है। अच्छा। हाँ, जब हम 3 स्टेप मॉडल कहते हैं तो सामने वाले के दिमाग को यह संदेश जाता है कि ये प्रक्रिया छोटी, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली है। अगर इसके बजाय ये कहा जाए कि मैं आपको प्रॉपर्टी प्लानिंग की पूरी प्रक्रिया समझाना चाहता हूं तो ये सुनने में बहुत थकाऊ और लंबा लगता है। सही बात है। 3 स्टेप एक सीमा तय कर देता है। इससे सामने वाले के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये 3 स्टेप मॉडल है क्या, और बस यही वो जिज्ञासा है जो मीटिंग तय करवाती है। दिमाग हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो व्यवस्थित और सीमित हों। ये एक अच्छा नजरिया है। तो कॉग्निटिव लोड कम करना है। और अगर हम रेफरल वाले संपर्कों की बात करें तो उनका मनोविज्ञान कैसे काम करता है? मैनुअल कहता है कि ये सबसे आसानी से मीटिंग के लिए मान जाते हैं। रेफरल के मामले में मनोविज्ञान पूरी तरह से एक अलग स्तर पर काम करता है। जब किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाती है जिसका नाम किसी तीसरे व्यक्ति ने दिया है जिसे दोनों जानते हैं, तो वहां भरोसा या ट्रस्ट पहले से मौजूद होता है। हाँ। मैनुअल बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि रेफरल वाले लोग जल्दी इसलिए मान जाते हैं क्योंकि इसमें भरोसा ट्रांसफर होता है। भरोसा ट्रांसफर होने का मतलब है कि खुद को साबित करने के लिए शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। वो व्यक्ति बातचीत के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो उस तीसरे व्यक्ति पर विश्वास करता है जिसने संदर्भ दिया है। बिल्कुल। यही कारण है कि रेफरल किसी भी व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली उपकरण माने जाते हैं। और इसीलिए रेफरल कॉल्स में हमें अजनबियों वाली लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। वहां संदर्भ पहले से सेट होता है, बस उसे सही दिशा में ले जाना होता है। अब बात करते हैं बातचीत के दौरान लहजे की। मैनुअल में एक बात कही गई है कि डेस्परेशन यानी निराशा या मजबूरी आपकी अथॉरिटी को खत्म कर देती है। 100%। अगर आगाज में ऐसा लग रहा है कि मीटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है तो सामने वाला व्यक्ति एक सलाहकार के रूप में कभी भरोसा नहीं करेगा। इसके साथ ही मैनुअल में फिजिकल मीटिंग के दौरान हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज के महत्व को भी चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। एक मजबूत आई कांटेक्ट, एक फर्म हैंडशेक, रिलैक्स्ड पोस्चर। हाँ। लेकिन क्या आज के डिजिटल युग में जहां आधी से ज्यादा शुरुआती मीटिंग्स फोन या जूम कॉल पे होती हैं, ये फिजिकल बॉडी लैंग्वेज सच में इतना मायने रखती है? मैं तो स्क्रीन के पीछे बैठी हूँ। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, भले ही मीटिंग फोन पर हो या वीडियो कॉल पर, शारीरिक मुद्रा का सीधा असर हमारी आवाज और हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। वो कैसे? जब शरीर शांत और रिलैक्स्ड होता है तो फेफड़ों को पूरी हवा मिलती है। आवाज में एक ठहराव आता है जो ये दर्शाता है कि हम अपने विषय में पूरी तरह से पारंगत हैं। झुके हुए कंधे या घबराहट सीधे तौर पर आवाज के टोन को बदल देते हैं। फोन पर भी मुस्कुराहट सुनाई देती है और यही वो जगह है जहां डेस्परेशन झलकने लगता है। सही कहा। लेकिन इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चरण आता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है योग्यता का परीक्षण या क्वालिफिकेशन। हाँ, मैनुअल का ये कहना बहुत ही कठोर लग सकता है कि हर इंसान आपकी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लायक नहीं होता। बिल्कुल। यहीं पर बैंड फ्रेमवर्क काम आता है। BANT यानी बजट, अथॉरिटी, नीड या जरूरत, और टाइमलाइन यानी समय सीमा। कठोर लग सकता है लेकिन ये सबसे व्यावहारिक सच है। कोई भी पेशेवर अपना समय उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहेगा जो अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं है या जिनकी कोई तात्कालिक जरूरत नहीं है। लेकिन किसी से उसका बजट पूछना ये बहुत ही असहज करने वाला हो सकता है। कोई सीधा कैसे पूछ सकता है कि आपके पास कितने पैसे हैं? ये तो किसी टैक्स ऑडिटर की तरह बात करने जैसा हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए बैंड को एक पुलिस इंटरोगेशन की तरह नहीं बल्कि एक स्वाभाविक बातचीत की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बजट जानने के लिए सीधा सवाल पूछने के बजाय ऐसा कहा जा सकता है कि आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स एक निश्चित निवेश सीमा में आते हैं। क्या ये आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है? तो इससे सामने वाला बुरा नहीं मानेगा। बिल्कुल। इससे सामने वाला असहज हुए बिना अपनी स्थिति साफ कर देता है। हाँ।
इसी तरह अथॉरिटी का पता लगाने के लिए सीधा ये पूछने के बजाय कि क्या आप फैसले लेते हैं, ये पूछा जा सकता है कि इस निर्णय की प्रक्रिया में आपके साथ और कौन-कौन शामिल होगा। यानी जानकारी निकालनी है, लेकिन पूरी तरह से सम्मान और प्रोफेशनलिज्म के साथ। सही कहा। और अगर ये पता चले कि कोई व्यक्ति अभी निवेश के लिए तैयार नहीं है या उसकी टाइमलाइन बहुत लंबी है, मान लीजिए वो कहता है कि वो 2 साल बाद निवेश के बारे में सोचेगा, तो उसे मीटिंग के लिए जोर देने के बजाय मैनुअल सलाह देता है कि उसे नर्चर पाइपलाइन में डाल दिया जाए। नर्चर पाइपलाइन का मतलब है कि उनसे संपर्क बनाए रखा जाए, उन्हें समय समय पर मूल्यवान जानकारी दी जाए, जब तक कि वे सही समय पर तैयार ना हो जाएं। ये ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद होने से बचाता है जो अभी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है, और साथ ही भविष्य के लिए एक संबंध भी बनाए रखता है। हर ना का मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता, उसका मतलब अक्सर अभी नहीं होता है। यहाँ से हम उस चरण पर आते हैं जहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, जब हमने फिल्टर करके सही व्यक्ति को चुन लिया और अब मीटिंग फिक्स करने के अंतिम चरण में है। हाँ, ये क्रूशियल पार्ट है। मैनुअल में मीटिंग फिक्स करने की एक बहुत ही चतुर तरकीब साझा की गई है। इसमें लिखा है कि कभी भी ये मत पूछो कि क्या आप फ्री हैं, इसके बजाय विकल्प दो। जैसे, क्या गुरुवार शाम को मिलना सही रहेगा या शनिवार सुबह? अब मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या ये थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता? क्या आज के स्मार्ट और जागरूक क्लाइंट्स इस इल्यूजन ऑफ चॉइस को समझ नहीं जाते और सीधे ये नहीं कह देते कि मैं दोनों ही दिन व्यस्त हूँ? ये काम धारणा है कि ये एक चाल या ट्रिक है, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से ये नियंत्रण छीनने के बारे में नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में है। आसान बनाने के बारे में? हाँ, जब हम पूछते हैं कि क्या आप फ्री हैं, तो हम सामने वाले के दिमाग पर अपना पूरा कैलेंडर खंगालने का बोझ डाल देते हैं। ये खुला सवाल है और व्यस्त लोगों के लिए इसका सबसे आसान जवाब ना होता है। लेकिन जब 2 विशिष्ट विकल्प दिए जाते हैं, तो हम उनके कॉग्निटिव लोड को फिर से कम कर रहे होते हैं। हम उन्हें चुनाव का अधिकार दे रहे हैं। तो एक तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं फैसला लेने में। बिल्कुल। और अगर वे सच में दोनों दिन व्यस्त हैं, तो वे अक्सर खुद ही एक तीसरा समय सुझा देंगे, जैसे गुरुवार नहीं, शुक्रवार दोपहर कैसा रहेगा? मुख्य लक्ष्य उस खुले और अनिश्चित सवाल से बचना है जो बातचीत को खत्म कर देता है। ये बात तर्कसंगत लगती है। ये सामने वाले के समय का सम्मान करने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का एक तरीका है। हाँ। और जैसे ही मीटिंग का समय तय हो जाए, मैनुअल स्पष्ट रूप से कहता है कि तुरंत कैलेंडर इनवाइट भेज दें। ये दर्शाता है कि काम को लेकर कितना पेशेवर रवैया है और ये नो शो की संभावना को भी कम करता है। एकदम सही। लेकिन हमेशा सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जब मीटिंग फिक्स करने की कोशिश होती है, तो लोग अक्सर आपत्तियां भी उठाते हैं। सबसे आम आपत्ति जो हम सबने सुनी है कि एक काम करो, मुझे सारी डिटेल व्हाट्सएप पर भेज दो। अरे हाँ, ये तो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। मेरा तो मन करता है कि बस पीडीएफ भेज दूं और बात खत्म करूं। आखिर ये आसान रास्ता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अगर सिर्फ एक पीडीएफ भेज दिया जाए, तो वो उन सैकड़ों बिना पढ़े गए मैसेजेस में कहीं खो जाएगा। ये भी है। मैनुअल इसका बहुत ही सटीक और नपातुला जवाब देता है। जब कोई कहता है कि डिटेल व्हाट्सएप पर भेज दो, तो बहस नहीं करनी है और ना ही रक्षात्मक होना है। तो क्या कहना चाहिए? इसके बजाय कहना है कि मैं आपको बुनियादी जानकारी भेज दूंगा, लेकिन असली वैल्यू तब मिलती है जब हम इसे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज करते हैं। चलिए इसके लिए 20 मिनट निकालते हैं। ये एक बहुत ही शानदार पिवट है। यहाँ उनकी बात भी मानी जा रही है, यानी जानकारी भेजने से इनकार नहीं किया गया, लेकिन साथ ही मीटिंग का महत्व भी स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल। ये बताया जा रहा है कि असली समाधान उस बातचीत में है, न कि किसी पीडीएफ में। और यहाँ मैनुअल का वो सुनहरा नियम सामने आता है कि कभी बहस मत करो, कभी गिड़गिड़ाओ मत, सिर्फ गाइड करो। ये मंत्र किसी भी पेशेवर बातचीत की नींव है। बहस करने से अहंकार टकराता है और गिड़गिड़ाने से अथॉरिटी खत्म होती है। जब कोई सिर्फ गाइड करता है, तो वो एक विशेषज्ञ की भूमिका में होता है, जो सच में सामने वाले की समस्या का समाधान करना चाहता है, ना कि सिर्फ अपना कोटा पूरा करना चाहता है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़े परिदृश्य में देखें, तो मैनुअल ये साफ करता है कि ये पूरा खेल संख्याओं का, यानी नंबर्स का है। हाँ, नंबर्स गेम है ये। एक डेली टारगेट या रोज का लक्ष्य तय किया गया है। रोज 20 नए लोगों से संपर्क करना, 10 लोगों से बातचीत करना, उनमें से 3 को क्वालिफाई करना और अंत में 1 या 2 मीटिंग्स फिक्स करना। इससे हफ्ते में 8 से 10 प्रेजेंटेशन का लक्ष्य पूरा होता है। ये एक मशीन की तरह है, जिसमें अगर सही इनपुट डाला जाएगा तो आउटपुट मिलेगा ही।
और आज के समय में इस मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। मैनुअल में स्पष्ट रूप से AI और CRM सिस्टम के उपयोग पर भी बात की गई है। हाँ। जब रोज 20 लोगों तक पहुंचना है और पुराने संपर्कों का फॉलोअप करना है, तो सब कुछ अपनी याददाश्त या किसी डायरी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। जो श्रोता इन तकनीकी शब्दों से परिचित नहीं है, उनके लिए CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का डिजिटल बही खाता या स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। ये याद रखता है कि किस व्यक्ति से कब क्या बात हुई थी, उसने क्या आपत्तियां उठाई थीं और अगली बार उसे कब कॉल करना है। बिल्कुल सटीक स्पष्टीकरण। और AI इसी CRM के साथ मिलकर आउटरीच मैसेज ड्राफ्ट करने, फॉलोअप्स को ऑटोमेट करने और ये ट्रैक करने में मदद करता है कि कौन सा व्यक्ति पाइपलाइन के किस चरण में है। तो तकनीक काम आसान कर रही है। हाँ, चाहे वो नया संपर्क हो, क्वालिफाइड हो या फिर नर्चर स्टेज में हो, ये तकनीक इंसानी भूल की गुंजाइश को खत्म कर देती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी संभावित क्लाइंट दरारों के बीच से ना गिरे। तकनीक के साथ साथ इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए एक 30-60-90 दिन का नियम भी दिया गया है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। पहले 30 दिनों में रोज संपर्क करने की आदत बनानी होती है। यहाँ कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखता। 60 दिनों में पाइपलाइन में लोग दिखने लगते हैं और 90 दिनों में लगातार और अनुमानित परिणाम मिलने लगते हैं। ये नियम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत यथार्थवादी लगा, क्योंकि ये रातों रात सफलता का कोई झूठा सपना नहीं बेचता। अगर हम इस 30-60-90 के नियम को व्यापक जीवन से जोड़ें, तो ये केवल सेल्स या रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, वो इस नियम को लागू कर सकता है। बिल्कुल। चाहे कोई फ्रीलांसिंग कर रहा हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा हो या किसी नई स्किल को सीख रहा हो। पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनाने और जमीन तैयार करने के होते हैं, जहां निराशा हाथ लग सकती है क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखते। हाँ, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अनुशासन ही वो चीज है जो अंततः सफलता में स्थिरता लाती है। बिना अनुशासन के कोई पाइपलाइन नहीं बन सकती और बिना पाइपलाइन के विकास संभव नहीं है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें और इसका सार निकालें, तो वो ये है कि एक साधारण बातचीत और अंतिम सफलता, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई नई नौकरी हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, इन दोनों के बीच का एकमात्र पुल वो मीटिंग है। सही कहा। अधिक आत्मविश्वासी बना सकती है वो है रिजेक्शन, यानी अस्वीकृति को देखने का नजरिया। मैनुअल कहता है कि रिजेक्शन कोई विफलता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक फिल्टरिंग प्रक्रिया है। एक फिल्टर है। हाँ, जब कोई ना कहता है तो वो ये बता रहा है कि वो अभी मदद के लिए तैयार नहीं है। इससे समय बचता है ताकि उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो सच में किसी प्रस्ताव से लाभ उठा सकता है और जो बैंड फ्रेमवर्क में फिट बैठता है। बिल्कुल। ये मानसिकता किसी को भी काम के प्रति अधिक निडर और स्थिर बना सकती है। रिजेक्शन से डरना नहीं है, बल्कि उसे एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना है। हमने आज की इस चर्चा में इस ट्रेनिंग मैनुअल के जरिए मानव मनोविज्ञान, अनुशासन और तकनीक के बेहतरीन तालमेल को समझा। कैसे हम धक्का नहीं देते, हम गाइड करते हैं का सिद्धांत पूरी बातचीत का रुख बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो हम श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहेंगे। आज हमने स्रोतों में देखा कि मैनुअल AI को ड्राफ्टिंग और फॉलोअप के लिए इस्तेमाल करने की वकालत करता है, जिससे आउटरीच का काम बहुत आसान हो जाता है। हाँ, AI काम आसान तो करता है, लेकिन हमने रेफरल में एक बहुत ही इंसानी चीज की भी बात की, और वो है भरोसा या ट्रस्ट, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। ये बहुत गहरी बात है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि भविष्य में सब कुछ AI कर लेगा, तो विचार करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे AI इंसान की बातचीत की नकल करने में और अधिक सक्षम और सटीक हो जाएगा, क्या वो कभी उस गहरे भरोसे को ट्रांसफर कर पाएगा जो एक इंसान अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बल पर करता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या भविष्य की इस तेज तर्रार तकनीक संचालित दुनिया में एक सच्चा ह्यूमन टच यानी मानवीय स्पर्शी किसी भी काम, किसी भी मीटिंग और किसी भी रिश्ते की सबसे महंगी और अमूल्य चीज बन जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।